प्रारंभिक दिनों में नेक्रोमैंसर अपनी शक्ति के लिए भयभीत करने वाले हुआ करते थे। तालहेर्न साम्राज्य के राजा ने 50,000 की विशाल सेना नेक्रोमैंसरों का अंत करने के लिए भेजी थी, लेकिन ड्रेसडेन साम्राज्य ने केवल 10 नेक्रोमैंसर भेजे। 50,000 बनाम 10। कुछ ही समय में ये 50,000 सैनिक जीवित लाशों में बदल गए और पूरा तालहेर्न साम्राज्य नष्ट हो गया। जल्द ही नेक्रोमैंसरों ने आधी दुनिया पर कब्जा कर ली। नेक्रोमैंसरों का मुकाबला करने की एकमात्र शक्ति पुजारियों के पास थी, जिन्हें देवी देव ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी शक्ति प्रदान की थी। लेकिन यह कहानी बीते हुए दिनों की थी। अब दूरस्थ गांव लेशिल में साइमन अपने पिता रिचर्ड के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। रिचर्ड इस गांव के प्रभु थे और एक नेक्रोमैंसर भी, जो अपनी शक्तियों का उपयोग गांव वालों की सहायता के लिए करते थे। उसकी मां अन्ना एक पुजारिन थी। साइमन अक्सर सोचता कि एक नेक्रोमैंसर और पुजारिन के बीच प्रेम कहानी आखिर कैसे शुरू हुई होगी। एक रात जब साइमन अपने कमरे में प्रवेश कर रहा था, एक पत्थर उड़ता हुआ उसके चेहरे से आकर चिपक गया। पत्थर खिड़की पर बैठी एक लड़की ने फेंका था। पहले तो साइमन को आश्चर्य हुआ कि यह लड़की उसके कमरे में कैसे आ गई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और सोने का नाटक किया। तभी लड़की ने उसकी चादर खींचनी शुरू कर दी। शोर सुनकर रिचर्ड और अन्ना कमरे में आए, ये सोचकर कि कोई चोर घुस आया है। लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो वे अवाक रह गए। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्होंने लड़की का परिचय नेफ्टिस आर्कबोल के रूप में कराया। इस नाम को सुनते ही साइमन स्तब्ध रह गया। यह वही नाम था जो तालहेरन साम्राज्य की सेना का नरसंहार करने और राजा को जीवित कठपुतली बनाने वाली कुख्यात मृत्यु की डायन के रूप में जाना जाता था। अब वही लड़की उसके सामने एक बच्चे के रूप में खड़ी थी, जबकि उसकी वास्तविक उम्र 300 वर्षों से भी अधिक थी। नेफ्टिस ने साइमन को की जेन अकादमी के विशेष प्रश्नपत्र सौंपा और उसे अकादमी में आमंत्रित किया। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। साइमन ने अपने पिता से पूछा कि यह अकादमी कितनी दूर है। रिचर्ड ने समझा कि यह एक द्वीप पर स्थित है और ड्रेसडेन साम्राज्य की राजधानी लैंगरस्टाइन सेना द्वारा रोले द्वीप जाया जा सकता है। जल्द ही रिचर्ड ने साइमन को विद्यालय से पहले की बुनियादी प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसमें वायु सेना को अवशोषित कर उससे क्रिस्टल में बदलने की प्रक्रिया और साधारण जादू था नेक्रोमैंसरों के अंधेरे जादू के बीच का अंतर शामिल था। उन्होंने उसे मना के वाष्पी और ठोस रूप के बारे में भी सिखाया, जो नेक्रोमैंसरों के लिए अद्वितीय था। साइमन और रिचर्ड ने यात्रा शुरू की। रास्ते में रिचर्ड ने अपनी मना से एक गुड़िया बनाई, जिससे ठोस रूप में अंधेरा जादू दिखाया जा सके। साइमन ने पहले संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही उसने एक सुंदर पौधा बना लिया। रिचर्ड ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अंधेरे जादू को ठोस रूप में बदलने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन साइमन ने इसे कुछ ही क्षणों में कर दिखाया। ड्रेसडेन साम्राज्य की सीमा पर पहुंचने के बाद रिचर्ड नीचे उतर गया। उसने साइमन को बताया कि एक लंबी कहानी के कारण वह ड्रेसडेन साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और साइमन को अपनी यात्रा अकेले जारी रखनी होगी। लैंगरस्टाइन पहुंचने पर साइमन ने अजीबोगरीब दृश्यों का सामना किया। कंकाल नृत्य कर रहे थे। कंकाल घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां सड़कों पर चल रही थीं। साइमन के पास एक पता लिखा हुआ नोट था, जहां एक मार्गदर्शक उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक महिला से उस स्थान का रास्ता पूछा। जब महिला ने मुड़कर देखा तो उसकी एक आंख आंख के कोटर से बाहर झूल रही थी। साइमन भीतर से भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया, क्योंकि ये असभ्य होता। साइमन ने महिला का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर आगे बढ़ा। वह अभी अपने गंतव्य तक पहुंचा भी नहीं था कि एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी ने वही पता बताया जहां साइमन जा रहा था और पूछा कि क्या वह वहीं जा रहा है। साइमन थोड़ा सतर्क हो गया। वह देरी से पहुंचा था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए निकला था। साइमन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अजनबी के साथ आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक संकरी गली में पहुंच गए। जैसे ही वे गली के बीच पहुंचे, अचानक अंधेरे कोनों से कई लोग निकल आए। वे धीरे धीरे साइमन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक लुटेरे ने कड़क आवाज में कहा, जो कुछ भी है जमीन पर रख दो। साइमन डरने के बजाय शांत खड़ा रहा। लुटेरों को उसकी ये बेखौफ नजर पसंद नहीं आई। एक ने आगे बढ़कर धमकी दी कि ये मजाक नहीं है, लेकिन साइमन को इन बातों से डर नहीं लगता था। वह अपने शहर में ऐसे ठगों को पहले भी देख चुका था। अपने कुल के उत्तराधिकारी होने के नाते उसे पता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है।
लुटेरे उसका मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने साइमन को घेरना शुरू किया, तभी हवा में किसी लड़की की आवाज़ गूंज उठी। लड़की ने कहा, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से उसे लूट सकते हो? लुटेरे अपनी संख्या पर गर्व महसूस कर रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए जवाब दिया, हम उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर देंगे। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हें अपनी संख्या दोबारा गिननी चाहिए। अचानक पास की एक इमारत से हड्डियों की चरमराहट की आवाज आने लगी। वह इमारत एक पुरानी कंकालों की दुकान थी। कुछ ही पल में वहां से कई कंकाल बाहर निकल आए और लुटेरों को चारों ओर से घेर लिया। लुटेरों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वे एक नेक्रोमैंसर से भिड़ गए हैं। लड़की ने ठंडे लहजे में कहा, इतने बड़े क्लावेन कबीले के लोग होकर तुम एक साधारण यात्री को लूटने की कोशिश कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने अपने कंकालों को आदेश दिया और उन्होंने तुरंत लुटेरों को पकड़ लिया। लुटेरों ने डर के मारे दया की भीख मांगी। लड़की ने अपने कंकालों को इशारा किया और उनके नेता को जमीन पर गिराकर उसके हाथ पीछे बांध दिए। फिर उसने कहा, इसे रेंगते हुए गार्ड मुख्यालय तक जाने दो। शायद इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। लुटेरे चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। साइमन ने राहत की सांस ली और लड़की की ओर देखा। उसने विनम्रता से धन्यवाद दिया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी असली गाइड हूं। तभी लड़की की आंखें आसपास भटकने लगीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। साइमन ने संकोच से पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मेरी मां को। मैंने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा था। साइमन को झटका लगा जब उसने सुना कि वह महिला और कोई नहीं, नेफ्टिस थी। नेफ्टिस, तुम्हारी मां? साइमन ने अविश्वास से पूछा, लेकिन तुम तो उनकी छोटी बहन जैसी लगती हो। ठीक उसी क्षण नेफ्टिस मुस्कुराती हुई वहां आ गई। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। उसने कहा, सफर लंबा रहा हो, उम्मीद है कि तुमने रिचर्ड से कुछ चीजें सीख ली होंगी। साइमन ने अपनी हथेली पर आधी रात की नीली ज्वाला प्रकट कर दिखाई। नेफ्टिस और उसकी बेटी दोनों चौंक गई। नेफ्टिस ने आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय बाद नीले रंग की अंधकार ऊर्जा देखी है, लेकिन यह अभी भी वाष्प अवस्था में है। स्कूल में तुम इसे और बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख जाओगे। इसके बाद नेफ्टिस ने अपनी बेटी को साइमन को शहर घुमाने और खरीदारी कराने का आदेश दिया। लड़की ने हल्की नाराजगी से कहा, मुझे हमेशा मुश्किल काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम लॉरेन है। चलो तुम्हें कीजेन शहर दिखाती हूँ। साइमन थोड़ा उलझन में था, लेकिन जब उसने सुना कि उन्हें खरीदारी करनी है, तो उसे एहसास हुआ कि कीजेन में उसका नया जीवन अब शुरू हो। साइमन और लॉरेन मॉल की भीड़-भाड़ वाली गलियों में पहुंचे, जहां चारों ओर जादुई वस्तुएं सजी हुई थीं। लॉरेन ने बिना समय गंवाए दुकानों की ओर बढ़ना शुरू किया और साइमन के हाथों में किताबों का ढेर थमा दिया। एक के बाद एक किताबें उसके हाथों में भरती गईं। साइमन के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खिंच गई। पहली ही नज़र में ये किताबें एक साल के कोर्स से कहीं ज्यादा लग रही थीं। लेकिन लॉरेन पूरी सहजता से उसे और किताबें थमाती रही। भीड़ के बीच से गुजरते हुए अचानक एक लड़की साइमन से टकरा गई, जिससे सारी किताबें जमीन पर गिर पड़ी। लड़की ने जल्दी से किताबें समेटने में मदद की। उसकी मुस्कान मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी चपलता में एक खास तेजी थी। किताबें उठाने के बाद दोनों एक दूसरे से विदा लेने लगे। जैसे ही लड़की वहां से मुड़ी, साइमन को अपनी जेब हल्की महसूस हुई। वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। लड़की ने सफाई से उसका बटुआ चुरा लिया था, लेकिन साइमन की पैनी नजरों से यह बात छुप नहीं पाई। उसकी इस तेजी ने लड़की को हैरान कर दिया। चोरी इतनी फुर्ती से हुई थी कि केवल कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसे पकड़ सकता था। थोड़ी झिझक के बाद लड़की ने बटुआ लौटाया और मुस्कुराहट के साथ दोस्ती का प्रस्ताव दिया। साइमन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और दोनों अपनी राह पर बढ़ गए। लॉरेन ने दूर से यह सब देखा और छेड़छाड़ भरे अंदाज में साइमन का मजाक उड़ाया कि उसने इतनी जल्दी दोस्त बना लिया। शाम होते होते दोनों ने एक खास जादुई बैग खरीदा, जो एक अंगूठी के रूप में पहना जा सकता था। थोड़ी सी जादुई ऊर्जा डालने पर यह बैग खुलता और अपनी अलग आयाम वाली जगह में सामान समेट लेता। यह बैग अत्यंत महंगा था, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। लॉरेन ने बिना झिझक रकम चुका दी, यह कहकर कि उसकी मां ने उसे ऐसा करने को कहा है।
ये उसके पिता के पुराने एहसान का बदला था। शाम ढलते ही दोनों ने शहर में घूमकर खेल खेले, उड़ते हुए कंकाल गुड्डों पर निशाना साधा और उड़ने वाली लालटेनें जलाईं। रात के खाने के दौरान साइमन ने अकादमी के बारे में पूछा। लॉरेन ने विस्तार से समझाया कि 3 साल के पाठ्यक्रम में 3 सेमेस्टर होते हैं, जहां पहले साल के अंत में 70% छात्र बाहर कर दिए जाते हैं। केवल 10% छात्र ही तीसरे वर्ष तक पहुंच पाते हैं। विषयों की सूची सुनकर साइमन को एहसास हुआ कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। यहाँ हेमेटोलॉजी, कार्टोलॉजी, समनिंग, स्पिरिटोलॉजी, जादू युद्ध कला, अंधकार गतिशास्त्र और विश्व विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। खाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और आराम करने चले गए। साइमन के मन में नए जीवन की उम्मीदें और चुनौतियों के साथ कई सवाल उमड़ रहे थे। साइमन बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कई युवा छात्र जमा थे। ये सभी पहले वर्ष के छात्र थे जो उसकी तरह अकादमी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वे महंगे और आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, जिससे उनकी कुलीन पृष्ठभूमि साफ झलक रही थी। अपना प्रवेश सत्यापित कराने के बाद साइमन लाइन में लग गया ताकि नाव पर सवार हो सके। लाइन में एक ऐसा छात्र भी था जिसका नाम प्रतीक्षा सूची में था। वहीं एक बड़ा कुलीन व्यक्ति हंगामा कर रहा था क्योंकि उसका नाम सूची में नहीं था। गुस्से में वह वहां के परिचारक को पीटने ही वाला था कि साइमन ने बीच में हस्तक्षेप किया। थोड़ी देर बाद एक शिक्षक वहां पहुंचे। उन्होंने गुस्सैल कुलीन व्यक्ति पर एक जादू छोड़ा, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और उसके शरीर से खून बहने लगा। हालांकि शिक्षक ने उसे मारा नहीं। यह केवल अनुशासन तोड़ने वालों को चेतावनी देने के लिए किया गया था। इसके बाद सभी छात्र बिना कोई शब्द कहे चुपचाप जहाज पर चढ़ गए। प्रोफेसर सिलाजे ने उन्हें सफर के दौरान संभावित अशांति के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने अपने हाथ से लाल जादू निकाला और पूरे जहाज को उसमें लपेट दिया। फिर नाव समुद्र के पानी के ऊपर मंडराने लगी। थोड़ी देर बाद एक विशाल व्हेल समुद्र की गहराई से निकली और पूरे जहाज को निगल गई। छात्रों में दहशत फैल गई, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें समझाया कि यह व्हेल एक जादुई परिवहन प्रणाली है। जब वे अकादमी पहुंचेंगे तो व्हेल उन्हें बाहर निकाल देगी। व्हेल के अंदर कई लोग रह रहे थे। ये कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक अविनाशी मृत व्हेल थी, जो अकादमी के छात्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। साइमन के लिए यह दुनिया जितनी रोमांचक थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। नाव के डेक पर सभी छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक छात्र साइमन के पास आया। वह इस बात से प्रभावित था कि साइमन ने प्रतीक्षा सूची वाले कुलीन छात्र का सामना कैसे किया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसने प्रवेश परीक्षा में अंधकार ऊर्जा को एक मूर्ति जैसी आकृति में बदल दिया था, जिससे वह परीक्षा पास कर सका। फिर उसने साइमन से उसकी परीक्षा के बारे में पूछा। साइमन एक विशेष प्रवेश छात्र था, इसलिए उसने कोई परीक्षा नहीं दी थी। लेकिन यह बात छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने भी वही तरीका अपनाया था। कुछ देर की बातचीत के बाद सभी छात्र अपनी सीटों पर लौट गए। प्रोफेसर सिलाजे ने इशारा किया और व्हेल ने पूरे जहाज को हवा में उछाल दिया। अचानक हुई इस घटना से सभी छात्र हैरान रह गए। कुछ अपनी सीट से गिर गए, जबकि कुछ हवा में लटक गए। तभी प्रोफेसर ने जादू का इस्तेमाल किया, जिससे नाव आकाश में स्थिर होकर उड़ने लगी। कुछ ही समय बाद वे की जैन अकादमी पहुंच गए। अकादमी में सभी छात्रों को लाइन में खड़ा किया गया और उन्हें स्कूल की वर्दी सौंपी गई। इन वर्दियों पर सुरक्षा के लिए जादुई रक्षा मंत्र लगाए गए थे। वर्दी पहनने के बाद हर कोई इस एहसास से खुश था कि वे आखिरकार की जैन अकादमी का हिस्सा बने हैं। कुल मिलाकर 1,000 छात्र नामांकित थे। नामांकन समारोह के दौरान सभी छात्रों को औपचारिकताओं के लिए इकट्ठा किया गया। विशेष प्रवेश पाने वाले 3 छात्र थे साइमन, हाथी मीनार की उत्तराधिकारी सेरीन और एक आधा दानव शाटेल। सबसे पहले विशेष छात्र नंबर 1 के रूप में साइमन और फिर नंबर 2 सेरीन को औपचारिक भाषण देने के लिए बुलाया गया। अचानक हुए इस आह्वान से साइमन स्तब्ध रह गया और शब्दहीन हो गया। कक्षा में सभी छात्र अपनी अपनी मेजों पर बैठे थे। साइमन का वह दोस्त जिससे वह नाव पर मिला था, उसी के साथ बैठा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने कक्षा में प्रवेश किया। वह आकर्षक और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे, जिससे उनकी गरिमा साफ झलक रही थी। अपना संक्षिप्त परिचय देने के बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। ये कक्षा कार्टोलॉजी की थी। कार्टोलॉजी एक ऐसा विषय था जो श्रापों से संबंधित था। श्राप का उपयोग दुश्मन को कमजोर करने के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुजारी आशीर्वाद देकर किसी को मजबूत करते हैं।
श्राप की खासियत यह थी कि इसका असर आशीर्वाद की तुलना में जल्दी होता था, जिससे यह पुजारियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार माना जाता था। प्रोफेसर ने छात्रों के बीच कुछ पौधे वितरित किए और एक अभ्यास उपकरण दिया जिस पर श्राप डालने का अभ्यास करना था। साइमन को यह अभ्यास करने में मुश्किल हो रही थी, जबकि हेक्टर मूर नामक छात्र ने पहली कोशिश में ही सफलतापूर्वक पौधे पर श्राप डाल दिया। उसकी इस प्रतिभा ने प्रोफेसर को प्रभावित किया। इसके बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए साइमन को बुलाया गया, क्योंकि वह विशेष प्रवेश छात्र नंबर 1 था। उसके साथ हेक्टर को भी बुलाया गया। दोनों को एक दूसरे पर एग्जॉस्ट नामक श्राप का प्रयोग करना था, जिसमें जो पहले थककर गिरता वह हार जाता। हेक्टर ने तेजी से एक के बाद एक श्राप साइमन पर डालना शुरू कर दिया। आमतौर पर 4 श्रापों तक सहन करने की सीमा होती है, लेकिन साइमन ने 9 श्राप सह लिए। अंत में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एकमात्र एग्जॉस्ट मंत्र डाली और हेक्टर पर वार किया। हेक्टर गिरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर ने अभ्यास को रोक दिया और हेक्टर को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि प्रोफेसर ने देख लिया था कि साइमन ने 9 श्रापों को सहन किया और उसकी एकमात्र श्राप ने हेक्टर को लगभग पूरी तरह से थका दिया था। प्रोफेसर चाहता था कि साइमन कार्टोलॉजी को अपना प्रमुख विषय चुने। हालांकि पहले वर्ष में सभी छात्र सुरक्षा अवधि में होते हैं, जिसमें कोई भी शिक्षक उन्हें किसी विशिष्ट विषय को चुनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता और न ही उन्हें अकादमी से निकाला जा सकता है। लेकिन दर्शक छात्रों को यह बात नहीं पता थी। उन्होंने केवल यह देखा कि साइमन को एक श्राप डालने में परेशानी हो रही थी, जबकि हेक्टर ने 9 श्राप आसानी से डाल दिए थे। इससे वे सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर साइमन को विशेष प्रवेश में पहला स्थान कैसे मिला। अगले दिन साइमन अपने नाव वाले दोस्त हार्वर्ड के साथ बैठा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन यह थकान एक्स हॉस्ट मंत्र के प्रभाव से नहीं थी, बल्कि पूरे दिन शिक्षकों द्वारा बार-बार उसे मेलिन के खिलाफ खड़ा करने की वजह से थी। मेलिन कक्षा की अव्वल छात्रा थी और शायद इसी कारण सभी शिक्षक ये जानना चाहते थे कि विशेष प्रवेश संख्या 1 को आखिर क्यों चुना गया था। पूरा परिसर साइमन की साधारण क्षमताओं की चर्चा कर रहा था। छात्र फुसफुसा रहे थे कि साइमन में कुछ भी खास नहीं है और उसकी विशेष प्रवेश की उपाधि केवल एक गलतफहमी थी, लेकिन दूसरी ओर एक और चर्चा भी चल रही थी। सभी कह रहे थे कि वे हेक्टर के गिरोह में शामिल होंगे क्योंकि उसने अब तक शानदार प्रदर्शन किया था। हार्वर्ड ने यह सब सुनने के बाद साइमन की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो लड़के अभी चमक रहे हैं, उन्होंने सालों तक तैयारी की होगी। तुम्हारा असली हुनर अभी बाहर नहीं आया है, तुम एक लेट ब्लूमर हो। साइमन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हार्वर्ड की बातों में सच्चाई थी। उसने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। जो कुछ भी उसने सीखा था, वह अपने पिता से सीखा था, और वह भी केवल कुछ दिनों में। हार्वर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे किसी का गिरोह ज्वाइन करना है, तो मैं तुम्हारा करूंगा। साइमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद हार्वर्ड की यह छोटी सी बात उस दिन की सबसे बड़ी तसल्ली थी। समनलॉजी की कक्षा में प्रोफेसर एरन इतिहास पढ़ा रहे थे। वे बता रहे थे कि पुराने समय में नेक्रोमैंसर अक्सर कब्रों से ताबूत चुरा लेते थे और एक कंकाल को बुलाने में बहुत अधिक जादुई ऊर्जा खर्च होती थी। समनिंग की पढ़ाई महंगी थी और पुजारियों के एक साधारण होली स्पेल से अधिकांश कंकालों को पल भर में ध्वस्त किया जा सकता था। आधुनिक समय में मानव कंकाल मिलना लगभग असंभव था, इसलिए सभी को जानवरों के कंकालों पर अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन प्रोफेसर का निराशावादी रवैया सभी छात्रों को खल रहा था। थोड़ी देर बाद कक्षा में एक जानवर का कंकाल लाया गया। यह पहाड़ी चूहे का कंकाल था, जिसकी हर हड्डी पर एक क्रम संख्या अंकित थी। सभी छात्रों को अपनी जादुई उन हड्डियों में उड़े लेनी थी और क्रम संख्याओं को याद रखते हुए सभी हड्डियों को जोड़ना था। हेक्टर मूर ने हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी समनिंग पूरी की और एकदम सटीक रंग से पहाड़ी चूहे का कंकाल खड़ा कर दिया। लेकिन साइमन को एक बार फिर काफी समय लग गया। शिक्षक ने हमेशा की तरह साइमन और हेक्टर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस बार उनकी परीक्षा यह थी कि दोनों को अपने बनाए हुए कंकाल चूहे का उपयोग करके मेज पर एक रत्न को लाना था। हेक्टर ने तेजी से क्रम संख्या के अनुसार हड्डियों को जोड़ना शुरू किया और जल्द ही उसका कंकाल चूहा तैयार हो गया। उसने अपने चूहे को आदेश दिया और चूहा सीधे रतन की ओर दौड़ पड़ा। साइमन को क्रम संख्या याद नहीं रही थी।
लेकिन उसने हड्डियों पर ध्यान देने के बजाय अपने मन की शक्ति पर भरोसा किया। उसने अपनी जादुई ऊर्जा कंकाल के हर हिस्से में उड़ेल दी और अपनी इच्छा से उसे जोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे हड्डियां खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ने लगीं। हेक्टर का चूहा रत्न को उठाकर अपनी ओर ला रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दूसरी कंकाल भुजा ने हवा में झपट्टा मारा और रत्न छीन लिया। यह हाथ साइमन के अधूरे कंकाल का था, जिसने अपने शरीर के जुड़ने से पहले ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था। साइमन कंकाल अधूरा होते हुए भी अलग-अलग हिस्सों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर रहा था। उसके चूहे ने हवा में फेंके गए रत्न की ओर छलांग लगाई। एक हाथ गायब होने के बावजूद उसे पकड़ लिया और सीधे साइमन के पास ले आया। पूरी कक्षा हतप्रभ थी। हेक्टर अवाक रह गया। साइमन की अनोखी तकनीक ने सबको चौंका दिया था। प्रोफेसर एरन ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, शायद हम यहाँ एक अनोखी प्रतिभा को देख रहे हैं। प्रोफेसरों के बैठक कक्ष में नए छात्रों के बारे में चर्चा हो रही थी, खासकर विशेष प्रवेश वाले छात्रों पर। इस बातचीत का केंद्र सरीन थी, जिसे सभी शिक्षक भविष्य की महान जादूगरिनी मान रहे थे। लेकिन जब बात साइमन पर आई, तो सभी शिक्षक सतर्क हो गए। वे जानबूझकर उसे एक साधारण औसत छात्र दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनके दिलों में सभी उसे एक ऐसा अनमोल खजाना मान रहे थे, जिसे हर कोई अपने विभाग में शामिल करना चाहता था। तभी बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और नेफ्टिस अंदर आई। बहिल, जो कार्टोलॉजी के प्रोफेसर थे, ने उसे चुपचाप एक आइसक्रीम थमा दी। यह सबको पता था कि नेफ्टिस को मीठी चीजें बहुत पसंद थीं। नेफ्टिस ने आइसक्रीम चाटते हुए लापरवाही से पूछा, तो नए छात्रों में कोई दिलचस्प प्रतिभा है? सभी शिक्षक एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। प्रोफेसर बहिल ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, कुछ खास नहीं, बस वही पुराने प्रतिभाशाली छात्र। नेफ्टिस हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम दिलचस्प। उसकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ पहले ही जानती हो। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई और कक्ष में चुप्पी छाई। साइमन और हार्वर्ड अपने छात्रावास में खाली कमरों के बारे में जानकारी ले रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें तीसरी मंजिल पर एक खाली कमरा बताया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि उन्हें वह कमरा काजन नाम के छात्र के साथ साझा करना होगा। काजन दूसरे वर्ष का कुख्यात छात्र था, जिसने अपने कई रूम पार्टनर को पहले ही बाहर निकाल दिया था। वह भी विशेष प्रवेश पाने वाला छात्र था। रिसेप्शनिस्ट ने सलाह दी कि वे इस पर दोबारा सोचें। हार्वर्ड ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन साइमन बिना झिझक सहमत हो गया। भाग दो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।